हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस के इस एजुकेशनल ऐप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग 10th पास आउट हो गए होंगे और आगे के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। तो ये सही जगह पे आपने आया है। आप इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप 11th के लिए, 12th के लिए सेपरेट बैच और जेई के लिए सेपरेट बैच और नीट के लिए भी सेपरेट बैच यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ से आईआईटी का तैयारी और मेडिकल के एंट्रेंस का तैयारी आप कर सकते हैं। 11th और 12th सेपरेट यहाँ पे तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आपके करियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप जब 10th क्वालिफाई किए हैं तो आगे आप किस सेक्टर को जाना चाहेंगे, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और आपने भी डिसाइड किया होगा कि नहीं हमको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है या मेडिकल सेक्टर में जाना, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, है ना। वो अपने अपने उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ करियर के बारे में डिसाइड करेंगे। उसके बाद 11th के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और बाकी का जो जैसे जेई का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, तो वो जेई और नीट के कोर्स पर जा कर के उसका ब्लूप्रिंट आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और जो उस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आज के इस वीडियो में हम कैरियर और 11th क्लास का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे 10th के स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत सारा जानकारी नहीं रहता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैथ्स लेकर के, बायोलॉजी लेकर के, और ऑब्वियसली साइंस की हम बात करेंगे तो बायोलॉजी और मैथ्स लेकर के बहुत सारे सेक्टर हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी। तो उसको ध्यान देना है ना। हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, लेकिन बेसिकली मुख्य फोकस इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ही होगा, ठीक है। तो देखिए, ऑब्वियसली आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा, है ना, जो आप चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए तैयारी के लिए आप सोच रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। साइंस में दो विंग्स, एक मैथ्स का विंग्स होता है और एक जनरली यही होता है, एक बायोलॉजी का होता है और एक मैथ्स का विंग होता है। जनरली बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट मेडिकल सेक्टर की तरफ जाते हैं, मेडिकल, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आपका सपना पूरा भी होगा। लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा और लगातार जुड़े रहना होगा। अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपके एंट्रेंस निकालने में किसी तरह का कोई कोताही मैं नहीं करूंगा और जितना हो सके मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा ताकि आपका एंट्रेंस निकल सके। और मैं बता दूं कि एंट्रेंस निकलने के बाद आप किसी भी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो कम खर्च में आप मेडिकल का पढ़ाई कर सकते हैं एंट्रेंस निकालने के बाद। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। तो मेडिकल में जनरली जाने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए बेसिकली लोग प्राथमिकता देते हैं सबसे पहले नीट को। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एग्जामिनेशन है वो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है। बाहर के भी स्टूडेंट लोग इसमें ये करते हैं, इंटरनेशनल लेवल का भी आप कह सकते हैं। तो नीट का जो एग्ज़ाम है ये अपने यहाँ एग्ज़ाम होता है और इसमें फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिज़िक्स 45 क्वेश्चंस याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में रहता है 90 क्वेश्चंस। याद रहे, 45 फिज़िक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी। यानी ऑब्वियसली है कि नीट के एग्ज़ामिनेशन में आपका बायोलॉजी बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप इससे नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप इसमें 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो आप ये 180 मार्क्स, ये 180 मार्क्स और ये हो गया 360 मार्क्स का, टोटल मिला दीजिए 720 मार्क्स का होता है। और मैं बता दूं कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, है ना,
जनरल के अगर आप स्टूडेंट हैं, यहाँ तो चलता है आरक्षण, तो अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको 500 550 से एबव मार्क्स लाना पड़ेगा। एबव 550, ग्रेटर देन 550 लाना पड़ेगा आपको MBBS कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो ध्यान रखना है। और 500 से ऊपर ही लाना पड़ेगा, चाहे कोई हो OBC के स्टूडेंट हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपको SC ST के हों, आपको एबव 500 लाना पड़ेगा, तब अच्छा कॉलेज में MBBS कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। इसके लिए ये आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़िएगा तब भी नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िएगा तब भी नहीं होगा, सिर्फ फिजिक्स पढ़िएगा तब भी नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट को बराबर तरीके से आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो बेसिकली बायोलॉजी से पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर पार्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कैलकुलेशन है ना, तो वो चीज़ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है और मार्क खा जाता है फिजिक्स में, और इसमें कम मार्क्स आने के वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स, हम सेकंड लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट डालेंगे, 2-3 लेक्चर उसका होगा। आप लोग उसको अगर सही ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा फिजिक्स पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है और उस पर जो प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाते हैं वो सवाल भी करना है साथ में। ठीक है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप ये नहीं एंट्रेंस निकाल पाते हैं और अगर डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो आपको याद रहे बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। 30 से 40 लाख रुपया खर्च होता है मेडिकल की पढ़ाई करने में, MBBS की पढ़ाई करने में। इसलिए आप अगर अभी वक्त है, 10th के बाद अगर 2 साल आप टारगेट बना करके पढ़ाई करें दिल से, तो हो सकता है ये एंट्रेंस आपका निकल जाए, और निकल ही जाएगा अगर आप लगातार मेहनत करेंगे 2 साल कंटिन्यूअसली, तो आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। और जब एंट्रेंस निकल जाएगा तो आपका बाकी का पैसा बचेगा और कम खर्च में आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि आपका एंट्रेंस निकल जाएगा और एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन भी होगा और आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये हो गया नीट की बात। और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, BSc नर्सिंग वगैरह होता है, तो वो जनरल कोर्स है, लेकिन मेन फोकस जो बायोलॉजी से स्टूडेंट पढ़ते हैं वो यहीं पे होता है। और ये करने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर का अगर सपना है तो, है ना। ऐसा नहीं कि बायो से सिर्फ यही है, और भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में जनरली स्टूडेंट, मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट जनरली इंजीनियरिंग सेक्टर को चूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें, आपको अगर जानकारी नहीं है तो यहाँ से जानकारी हम दे रहे हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर होता है। तो सबसे पहले मैथ्स में जो स्टूडेंट मैथ्स लेते हैं वो पहला सपना उनका होता है IIT का। अगर IIT का नाम नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंजीनियरिंग का इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग का सबसे टॉप कॉलेज होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ऑब्वियसली एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, हम बताते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर आप यहाँ 4 साल पढ़ करके 1 साल इंटर्नशिप वगैरह जो भी है लगा करके अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से करोड़ों का पैकेज आपको मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये इस कॉलेज में एडमिशन होगा तब, और इसके लिए आपको 2 साल मेरे साथ आकर के मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि अगर 2 साल मेरे साथ कंटिन्यूअसली आप मेहनत कर लेंगे तो आप इसके एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो IIT में आपको जाने के लिए 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। पहला मेंस, एक मेन का एग्ज़ाम होता है और दूसरा एडवांस का एग्ज़ाम होता है। पहले आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप मेन क्वालिफाई करते हैं, ये 75 क्वेश्चंस इसमें होते हैं दोस्तों, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन को,
तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब एडवांस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकालिएगा तो एडवांस नहीं देने देगा। तो मेन निकालना पड़ेगा और मेन क्वालिफाई करने के बाद आप एडवांस के एग्ज़ाम देंगे, और अगर एडवांस क्वालिफाई कर जाते हैं तब जा कर के आपको भारत का टॉप मोस्ट कॉलेज IIT में आपको एडमिशन होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, है ना, 8-10 कॉलेजेस हैं पूरे ऑल इंडिया में, और आपको इसी में एडमिशन आपको लेना है। तो इसके लिए मेंस भी देना पड़ेगा, और सोच लीजिए करीब करीब प्रत्येक साल 10 लाख से एबव स्टूडेंट बैठते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में। उसमें से 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं एडवांस में, और उसमें से 10,000 से 15,000 से 20,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है IIT के लिए। तो इस बात को ध्यान देना है। आप 10 लाख स्टूडेंट में से आपका अंडर 10,000 रैंक आना चाहिए, तभी जा कर के आप IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अंडर 500 अच्छे कॉलेज के लिए, अंडर 1000 और अच्छे कॉलेज के लिए। तो टॉप मोस्ट IIT में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा रैंक आपको लाना ही होगा। तो दोस्तों IIT कॉलेज में जाने के लिए आप देख लिए कि 2 एग्ज़ामिनेशन आपको क्रैक करने होंगे, एक मेंस का एक एडवांस का। अगर आप ये मेन भी निकालते हैं, एडवांस भी निकालते हैं, तब जा कर के IIT कॉलेज में एडमिशन होगा। याद रहे मेंस थोड़ा सा आसान होता है, एडवांस थोड़ा सा उससे टफ होता है, लेकिन बहुत भी टफ नहीं है। अगर आप 2 साल मेरे साथ कंटिन्यू मेहनत करेंगे, हम जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे करवा रहे हैं, वैसे अगर आप करते हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे, हमसे जुड़े रहें। दूसरी बात आप लोग को बता दें, अगर आप गलती से एडवांस नहीं भी निकाले और मेंस में अच्छा नंबर आ गया है, आपका अच्छा मार्क्स आ गया है, तो आप उसके लिए उसके बाद के कॉलेज इससे थोड़ा सा नीचे लेवल का कॉलेज है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इस कॉलेजेस में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से भी पढ़ाई करने के बाद, दोनों एक ही कोर्स करवाता है, लेकिन यहाँ से कोर्स करने के बाद आप लाखों का पैकेज कमा सकते हैं, लाखों का पैकेज आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ करोड़ों में है, यहाँ लाखों में बात होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों से भी निराशा हाथ लगा, है ना, तो आप स्टेट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग मतलब हर एक स्टेट का अपना अपना इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। जैसे बिहार का होता है, वो BCEC का एग्ज़ाम होता है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो आप उसमें वो आप दे करके BCEC दे करके आप स्टेट इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात, और भी स्टेट का है, जैसे उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना निकलता है, और उस कॉलेज में जा कर के आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके और आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट से करने का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप नहीं हैं उस टाइप से एलिजिबल, बिना पढ़ के आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है। 4 साल का इंजीनियरिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसमें अगर आप पढ़ के जाते हैं, ऑब्वियसली ये जो कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस हैं, ये सब में स्टूडेंट पढ़ करके ही जाता है लोग, और जब पढ़ करके आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 साल का पढ़ाई आपको समझ में आएगा, और उसके बाद जब वहाँ से आप निकलेंगे तो एक अच्छे इंजीनियर के तौर पे आप निकलेंगे, और आपको अच्छा पैकेज भी, सैलरी भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, किसी सेक्टर में अगर आप जाइएगा तो अच्छा पैकेज वहाँ पे मिलेगा। इस बात को ध्यान देना। तो ये हमने देखा, और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें और भी सेक्टर है। मैथ्स के अलावा, मैथ्स से अगर लेते हैं तो और भी सेक्टर, आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना, नेट वगैरह का तैयारी कर सकते हैं PG करने के बाद, और आप इसमें आप ये भी NDA वगैरह का भी तैयारी कर सकते हैं, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। आप उसमें मैथ्स अगर है आपका तो NDA का तैयारी कर सकते हैं। ये बॉयज़ लोगों के लिए है, गर्ल्स लोगों के लिए अभी नहीं है, इंटर पे नहीं है गर्ल्स लोगों के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली लोग मैथ्स से लेने वाले यही चूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, बायोलॉजी। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ मिलेगा। अब हम आप लोगों को सिलेबस बताने जा रहे हैं, 11th क्लास का सिलेबस, क्योंकि ये जो आप जो बैच है
11th का बैच है, इसीलिए 11th क्लास के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो फिजिक्स है ये दोनों में वही सिलेबस है, इंटरमीडिएट के सिलेबस से, जो इंटर का सिलेबस है, 11th 12th का सिलेबस है, उसी से आईआईटी में और नीट में सवाल पूछे जाते हैं, बस उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल रहता है दोनों में, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे। तो चलिए सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस में है पढ़ना मैकेनिक्स। याद रहे मैकेनिक्स 2 पार्ट में है, मैकेनिक्स 2 पार्ट में है, ये पार्ट 1 हो गया, मैकेनिक्स पार्ट 2 हो गया, ठीक है। 11th का सिलेबस है मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद में है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में है साउंड एंड वेव, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स पार्ट 1, मैकेनिक्स पार्ट 2, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड एंड वेव। तो बेसिकली ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरे 11th में। ये 4 चैप्टर आप समझ लेंगे कि इस चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर हैं। मैकेनिक्स पार्ट 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इसके पहले मैकेनिक्स पार्ट 1 पढ़ने के पहले बेसिक मैथ हम लोग पढ़ेंगे। और वो बेसिक मैथ में दोस्तों क्या पढ़ना होगा, पूरे फिजिक्स में यूज़ होने वाला मैथ्स, क्योंकि इसके बिना हम लोग फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स आपको जानना ही पड़ेगा, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये पढ़ना ही पड़ेगा। 11th और 12th दोनों का मैथ इस्तेमाल होता है, और मैथ के स्टूडेंट अभी 12th का मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हमको बताना होता है। और इसी को मेन अगर आप मजबूत कर लिए तो आपको फिजिक्स का बेसिक क्लियर हो गया और आप आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसको क्विट नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है, इसमें फोकस ज़रूर करना है अच्छे तरीके से। मैकेनिक्स पार्ट 1 में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले आपको मिलेगा, वेक्टर इसी में पढ़ना है, काइनेमेटिक्स इसी में पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद में सर्कुलर मोशन, उसके बाद में रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, ये आपको मैकेनिक्स पार्ट 1 में इतना पढ़ना है। ध्यान रहे मैकेनिक्स पार्ट 1 में इतना। काइनेमेटिक्स में ही 4 टॉपिक है, इस बात को ध्यान देना। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर। यूनिट एंड डायमेंशन उसका 4-5 लेक्चर होगा, वेक्टर का 4-5 लेक्चर होगा, ऐसे करके आपको मिलेगा उस पर। उसके बाद मैकेनिक्स 2 में आ जाइए, तो हम लोग को पढ़ना है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें 2 चीज़ है, फ्लूइड से जुड़ा हुआ मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स में ही हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, सरफेस टेंशन वगैरह इसी में है। सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली मैकेनिक्स पार्ट 2 में पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 3-4 चैप्टर पढ़ना है, हीट अलग, थर्मोडायनेमिक्स अलग, और थर्मोडायनेमिक्स में ही हीट ट्रांसफ़र अलग से पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हीट ट्रांसफ़र पढ़ना है, फिर हीट पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद में साउंड अलग, वेव अलग। तो ये मिला करके टोटल सिलेबस हो गया 11th का, और मिला करके टोटल 32 या 30 से एभव ही आपको चैप्टर मिलेंगे। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जो है टोटल मिला दीजिए तो आपको 33 to 34 आपको, है ना, 30 से एभव ही चैप्टर आपको पूरा 11th में पढ़ना है। ध्यान रहे बारी बारी से एक का करके आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन एक का करके इस पे वीडियो अभी अपलोड किया जा रहा है, आप बने रहेंगे साथ में, ठीक है।
तो ये है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में 11th क्लास का हम लोग कोर्स शुरू करेंगे, और कोर्स शुरू करने के पहले याद रहे पहले बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बिना हम लोग फिज़िक्स का जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेन ज़रूरी है आपका बेसिक मैथमेटिक्स, इसका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है हम लोग को, और आपको सीखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो बेसिक मैथ्स हम लोग जानेंगे। थैंक यू।